हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, आइए देखते हैं हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम कहां तक पहुंच गए थे, पाली भाषा तक हमने आप लोगों को क्या किया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, पाली भाषा के बाद आज अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, तो प्राकृत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत। लेकिन प्राकृत पढ़ने से पहले हम पाली की थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। लास्ट में हमने आप लोगों को पाली में क्या पढ़ाया था कि वर्णों की संख्या। ठीक है, पाली में हमने क्या पढ़ाया था? वर्णों की संख्या या ध्वनि की संख्या। दो लोग आए थे, कौन कौन? तो पहला वाला आए थे कच्चायन। पहला वाला व्यक्ति आए थे कौन? कच्चायन। और दूसरा वाला कौन आए थे? मोगलन। दूसरा वाला कौन आए थे? मोगलन आए थे। इन दोनों लोगों के अनुसार हमने बताया था स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या। इनके अनुसार स्वरों की संख्या 8, व्यंजन की संख्या 33, वर्णों की संख्या 41। इनके अनुसार स्वरों की संख्या 10, व्यंजन की संख्या 33, और इसके बाद वर्णों की संख्या हो गई थी 43। इतना हमने आप लोगों को बताकर छोड़ा था पिछली कक्षा में। तो इस कक्षा में हमने तय किया है कि आज हिंदी तक आप लोगों को पहुंचा कर छोड़ूंगा। ठीक है, चाहे जितनी भी लंबी कक्षा हो जाए, हिंदी तक पहुंचा कर छोड़ूंगा। तो आगे चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत भाषा। ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्राकृत भाषा। आइए देखिए, शुरुआत कर रहे हैं किस भाषा से? प्राकृत भाषा से। आइए देखिए, शुरू करते हैं प्राकृत भाषा से। पाली पढ़ा दिए थे, पाली के बाद आई है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का क्या समय क्या था? समय। ठीक है, तो प्राकृत भाषा का समय क्या था? इसके पहले पाली का समय क्या था? 500 BC से 1 AD। तो अभी 1 AD से प्रारंभ होगी। समय इसका क्या है? यहीं पे लिखते हैं। कहां लिखेंगे? इसकी समय लिखिए। तो इसका समय क्या है? 1 AD। 1 AD समय इसका क्या है दोस्त? 1 AD से 1 AD से 500 AD। 1 AD से कहां तक गई है? 500 AD तक गई है। जब यह प्राकृत भाषा चल रही थी उस समय एक धर्म चल रहा था। जब प्राकृत भाषा चल रही थी या आई थी या उदय हुआ था, उस समय एक धर्म चल रहा था। कौन सा धर्म चल रहा था? जैन धर्म। कौन सा धर्म चल रहा था? जैन धर्म। तो इसको तो बताऊंगा, लेकिन जो प्राकृत भाषा है इसका विकास कहां हुआ था देख लीजिए। तो प्राकृत भाषा का विकास लिखिए, लिखिएगा साथ में। इस भाषा का विकास, इस भाषा का विकास श्रीलंका में हुआ था, यहां पर नहीं हुआ था। इस भाषा का विकास श्रीलंका में हुआ था। इस भाषा का विकास श्रीलंका में हुआ था। जब यह भाषा आई उस समय एक धर्म चल रहा था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। तब अगला वाला लिख लीजिएगा कि जैन धर्म की भाषा। लिखिए, यह जैन धर्म की भाषा है। यह जैन धर्म की भाषा है। किस धर्म की भाषा है मेरे दोस्त? जैन धर्म की भाषा। जब जैन धर्म इसी भाषा का अनुसरण कर रहा था, तो जैन धर्म का जितना भी ग्रंथ लिखा जाएगा इसी भाषा में। तो लिख लीजिए कि यह भाषा जैन धर्म के, जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा है। जैन धर्म के
ग्रंथों की भाषा है। यह भाषा जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा है। प्राकृत के बारे में इतना जानकारी बहुत है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। इससे ज्यादा प्रश्न पूछता है उच्च लेवल में, पुलिस, सिपाही, खलासी, दरोगा, चपरासी, उससे ऊपर तक यह टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत है। ठीक है, आगे देखिए, उससे भी ज्यादा यदि आपको VDO में भी आपको मिलेगा तो एक दो प्रश्न यहां से मिल सकता है। आगे चलिए देखिए, आगे अब इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो अब अगली भाषा पढ़ेंगे हम लोग अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा पढ़ेंगे? अपभ्रंश भाषा। चलिए देखिए, अगली भाषा हम लोग पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश अगली भाषा हो गई अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा का समय क्या है, समय काल क्या है? देखिए, अपभ्रंश भाषा का समय काल क्या है? तो 500 AD से 1000 AD। 500 AD से 1000 AD, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किसी भाषा का विकास हुआ तो वह भाषा है अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। चलिए जल्दी से इसमें देखने का काम करते हैं। हो गया दोस्त, आइए देखें, इसमें हम लोग देखने का काम करते हैं। कहां से देखेंगे कि अपभ्रंश का समय तो हमने बता दिया, लेकिन अब इसका अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का अर्थ देखिए, इस अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? तो अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ, अर्थात ऐसी भाषा जो टूटे फूटे शब्दों में बोली जाती थी उसे कहते हैं अपभ्रंश। उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश। ठीक है, लेकिन अपभ्रंश का अर्थ तो टूटा हुआ होता है, सबको पता है, मैंने बता दिया तो पता चल गया पढ़ने वाले को, जो हमने इस हमारी कक्षा को जो देखा उसको पता चल गया। लेकिन अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यानी प्रयोग सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का, अपभ्रंश शब्द का, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था या किसी व्यक्ति ने किया था? तो उनका नाम है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, उनका नाम क्या है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कहाँ किए? तो महर्षि पतंजलि ने किया था, उनकी एक पुस्तक है या एक रचना है, उस रचना का नाम है महाभाष्य। उस रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। महर्षि पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अपभ्रंश भाषा पढ़ रहे हैं, समय देखें 500 AD से 1000 AD। अपभ्रंश का अर्थ होता है या शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसी किया था? तो महर्षि पतंजलि ने किया था। किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। कहाँ किया था? किसी खेत खरियान में, कौन ऐसे ही दिवाली पर साट देना, ऐसे ही छाप दिए का दिवाली पर? नहीं, तो उन्होंने कहां पर किया था? तो अपनी एक रचना लिखी, उस रचना का नाम है महाभाष्य। यह रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो यह रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। सोचिए,
संस्कृत भाषा में लिखी गई, प्रश्न पूछेगा आपसे कि संस्कृत भाषा में लिखी गई ऐसी कौन सी रचना है जिसपे अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है। तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है महाभाष्य रचना है पतंजलि की, और उसमें किसका वर्णन मिलता है, तो उसमें वर्णन किसी शब्द का मिलता है, तो अपभ्रंश शब्द का वर्णन मिलता है। कोई दिक्कत? आगे चलिए देखिए, और इसमें अच्छी अच्छी जानकारी है, उसको भी देखने का काम करते हैं। जानकारी में क्या क्या मिलने वाला है, तो अभी तो इतना देखें, फिर इसके बाद देखने वाले हैं कि अपभ्रंश भाषा की पहली रचना कौन सी है। अपभ्रंश भाषा की पहली रचना, अपभ्रंश भाषा की पहली रचना भविष्यत कहा। अपभ्रंश भाषा की पहली रचना भविष्यत कहा, ठीक है। अपभ्रंश भाषा की पहली रचना कौन सी है, भविष्यत कहा। अगला नोट पॉइंट में लिखिए, यह भाषा या इस भाषा को, इस भाषा को उकार बहुला, इस भाषा को उकार बहुला की भाषा, बहुला की भाषा कहते हैं। इस भाषा को उकार बहुला की भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, उकार बहुला। इसका मतलब कि जब इस भाषा को बोलेंगे ना तो इसमें ऊ देखिए, उकार बहुला क्यों कहते हैं, तो ऊ या ऊ की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, अधिकता के कारण क्या कहते हैं, उकार बहुला। इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं ना चलना, चलना, ये लोग बोलते हैं चलतु, हम लोग बोलते हैं राजन, ये लोग बोलते हैं रजनु, हम लोग बोलते हैं खेलना, ये लोग बोलते हैं खेलतु, हम लोग बोलते हैं खाना, ये लोग बोलते हैं खादतु। अर्थात इस भाषा में यानी अपभ्रंश भाषा में ऊ वर्ण की अधिकता है, इस कारण इसे उकार बहुला की भाषा कहते हैं। किसकी भाषा कहते हैं, उकार बहुला की भाषा, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर मिलते हैं अगली भाषा के साथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। आशा करता हूं दोस्त कि समझ में भी आ रहा हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, तो इसका मिटाने का काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली वाली भाषा हम लोग पढ़ने वाले हैं अवहट्ट भाषा, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लें, 1 मिनट रुके रहिएगा। चलिए दोस्त, तो हो गया, इंक भी डाल लिए। तो हम लोग अगली भाषा पढ़ने वाले हैं अवहट्ट भाषा। अवहट्ट, अवहट्ट भाषा में क्या देखेंगे, इसका समय देखेंगे। तो अवहट्ट का समय क्या है, अवहट्ट का समय है कितना, 900 से 1100 एडी, 900 एडी से 1100 एडी, 900 एडी से 1100 एडी, यानी 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, ठीक है। इतना तो अंग्रेजी जानिए कम से कम। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा क्या थी, अवहट्ट भाषा थी। क्या भाषा थी, अवहट्ट भाषा थी। चलिए देखिए जल्दी से आगे देखिए,
आगे देखिए, अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, अवहट शब्द का अवहट शब्द का अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया था। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया था। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया था। लेकिन ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने कहां किया था? तो इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, उस रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। उस रचना का नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर क्या है? तो इनकी रचना है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर रचना में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने सर्वप्रथम अवहट शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? अवहट शब्द का। देखिए, अवहट भाषा जो है, यानी अवहट जो भाषा है, यह हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने का काम करती है। इस कारण इसे संधि काल की भाषा कहते हैं। देखिए, हिंदी और अपभ्रंश, हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने के कारण इसे संधि काल की भाषा, अपभ्रंश और हिंदी को जोड़ने के कारण इसे संधि काल की भाषा कहते हैं। किसको? तो अवहट को। और क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? तो संक्रमण काल की भाषा। दो भाषाओं में यह घूमती है, संक्रमण काल की भाषा, संक्रमण काल की भाषा। दूसरा वाला, तीसरा वाला संक्रांति काल की भाषा, संक्रांति काल की भाषा। देखिए, यह जो अवहट है, यानी अवहट जो भाषा है, यह किसमें? अपभ्रंश में भी दिखाई देती है। अपभ्रंश का समय काल का है तो 1000 ईस्वी तक है, लेकिन यह शुरू कब से हुई है? 900 से। तो अपभ्रंश में भी यह छलांग लगा दी। अंत इसका कब हुआ है? 1100 ईस्वी में। हिंदी की शुरुआत कब हो जाएगी? 1000 में। हिंदी की शुरुआत कब होगी? 1000 एडी में। ठीक है, तो 1000 एडी में शुरुआत होगी हिंदी की। इस कारण यह हिंदी और अपभ्रंश दोनों में छलांग लगा दी। जब दो चीज में कोई चीज प्रवेश करता है तो उसे संक्रमण कहते हैं, उसी को संक्रांति कहते हैं। और जब दो चीज को जोड़ने का कोई काम करता है तो उसको संधि कहते हैं। ठीक है, हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने के कारण इसे संधि काल की भाषा, संक्रमण काल की भाषा या संक्रांति काल की भाषा कहते हैं। ठीक है, अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसी ने किया था? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया था। कहां पर किया था? तो उन्होंने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर ने किया था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ने का काम करते हैं। कब? अब हिंदी में पहुंचा दे आप लोगों को, और हिंदी को पहुंचाने के बाद आपकी कक्षा को एंड करेंगे। मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में, लेकिन पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, पढ़ें हिंदी। चलिए मेरे दोस्त, हिंदी को देखने का काम करते हैं। तो हिंदी का समय और हिंदी के बारे में सब कुछ जानने का काम करते हैं जल्दी जल्दी से।
हो गया। आगे देखते हैं हिंदी। बहुत समय नहीं लगेगा, जल्दी समाप्त करेंगे हिंदी को भी। हिंदी इसका समय काल क्या है दोस्त? तो इसका है समय 1000 एडी से अब तक, 1000 एडी से अब तक, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हिंदी का अर्थ समझते हैं। हिंदी, हिंदी को तोड़ेंगे तो दो शब्द में तोड़ेगी, हिन धन दी, हिन धन दी। देखिए हिंदी को तोड़ेंगे तो दो शब्द में टूटेगी, हिन धन दी। हिन का अर्थ होता है हीनता, दी का अर्थ होता है दमन करना, हीनता का दमन करना। अर्थात हिंदी का अर्थ क्या हो गया? हीनता का दमन करना, हीनता का क्या करना? दमन करना, ठीक है। या हीनता का दमन करने वाली, हीनता का दमन करना या हीनता का दमन करने वाली, ठीक है। आगे देखिए, हीनता का दमन करना या हीनता का दमन करने वाली। हिन का अर्थ होता है हीनता, दी का अर्थ होता है दमन करने वाला या करने वाली। देखिए हिंदी शब्द का वर्णन कहां पर मिला था, तो हमने बता दिया है पहले ही, ठीक है। कहां कहां पर बताए हैं? सरफुद्दीन यज़दी में बताए हैं, जैद अवेस्ता में बताए हैं। सरफुद्दीन यज़दी का जफरनामा है, फिर इसके बाद खलीक बारी में, ठीक है। आगे चलिए देखिए, जो हिंदी है यह हमारी भारत की राजभाषा है। हिंदी का है भारत की राजभाषा है, हिंदी का है तो भारत की राजभाषा है। कहां पर वर्णन मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कहां पर मिलता है? तो 343 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, भारत की राजभाषा है हिंदी। अगवा लिख लीजिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। वैसे भी हिंदी पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग किसका बात कर रहे हैं। हिंदी भारत की क्या है दोस्त? राजभाषा है। कहां पर बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 यानी अनुच्छेद 343 में बताया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें नोट करिएगा, इसमें नोट करने की बात है कि यह जो हिंदी भाषा है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कोई है तो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली कोई भाषा है मेरे भैया तो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, देखिए हिंदी की जननी और हिंदी की आदि जननी। देखिए पूछेगा आप लोगों से, हिंदी की आदि जननी, आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? प्रश्न इहो रहेगा आपके सामने, तब बता रहे हैं क्या बताएंगे। दूसरा वाला कहेगा कि हिंदी की जननी, हिंदी की
जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? आदि मतलब सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी। आदि मतलब सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी। तो भैया हम बताएं कि सभी भाषा की जननी का है संस्कृत, तो हिंदी की आदि जननी का बताइएगा? संस्कृत बताइएगा। क्या बताइएगा? संस्कृत। प्रश्न का एक का हल दे दिए। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, या हिंदी की सबसे प्राचीन जननी कौन है? तो संस्कृत है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। लेकिन देखिए, हिंदी की खाली जननी पूछेगा तब बताइएगा अपभ्रंश को। किसको बताइएगा? अपभ्रंश को। इसको कौन बताया है? तो जो परीक्षा कराता है आयोग बताया है। कौन बताया है? आयोग के अनुसार। आयोग के अनुसार। आयोग इसी को मानता है भैया। अब हम सिद्ध कर रहे हैं, बता देंगे। देखिए, हमने पढ़ाया है आप लोगों को कैसे कैसे हमने लाया था। वैदिक संस्कृत यहीं से शुरू किए थे। वैदिक संस्कृत से आए हम लोग लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से आ गए पाली। पाली से आ गए प्राकृत। प्राकृत से हम लोग कहां पर आ गए? तो अपभ्रंश। प्राकृत से कहां पर आए थे? अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश से कहां पर आ गए? अवहट्ट। अवहट्ट से कहां पर आए? अपनी भाषा हिंदी के पास। लेकिन सोचिएगा, जो है अपभ्रंशवा है कब से चालू हुई थी? अवहट्ट कब से चालू हुई थी? तो अवहट्ट गई है 900 से 1100 एडी, परंतु हिंदी की शुरुआत हुई 1000 एडी। अपभ्रंश की समाप्ति होती है 1000 एडी। तो हिंदी जो शुरुआत हुई थी अपभ्रंश से, इस कारण आयोग किसको मानता है? अपभ्रंश को मानता है, न कि अवहट्ट को मानता है। अपभ्रंश को आयोग मानता है क्या? कि अपभ्रंश जो है हिंदी की जननी है, लेकिन अपभ्रंश को मानता है परंतु अवहट्ट को नहीं मानता। लेकिन सामान्य रूप से यहां पर देख रहे हैं कि अवहट्ट से किसका जन्म हो रहा है? हिंदी का। लेकिन आई ऊपर समैया देखिए, 1000 मेल खा रहा है ना, यहां से देख लीजिएगा। फिर आयोग के अनुसार जब बताया गया है अपभ्रंश, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अलग गलत मार कराएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आयोग के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। आयोग जो मान देगा वह होगा। तो आगे चलिए देखिए, फिर इसमें हमको बताना है कि हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है। कितनी हिंदी में बोलियों की संख्या, बोलियों की संख्या 18। बोलियों की संख्या 18। हिंदी में उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं 5। उपभाषाएं कितनी है? 5 है। हो गया। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले दिन। आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी प्रकार से जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।